सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 18 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा बहरीन। तो अभी एशियन पैरालंपिक कमेटी ने ये घोषणा की है कि चौथे एशियन यूथ पैरा गेम्स ये 1 से लेके 10 दिसंबर तक होंगे। कहां पे होंगे? बहरीन में होंगे। और कब होंगे? तो 2021 में होंगे। तो ये आपको याद रखना है, 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में होंगे और बहरीन में होंगे। अच्छा, अगर बात करें पहले पैरा यूथ गेम्स ये कहां पे हुए थे और कब हुए थे? तो ये 2009 में हुए थे जापान के टोक्यो में। और लास्ट टाइम ये हुए थे 2017 में। और कहां पे हुए थे? दुबई में हुए थे। और आपको बता दूं, एशियन पैरालंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर भी आपका दुबई में है, दुबई यूएई में है। तो इस प्रश्न से आपको सिंपल सा याद रखना है कि 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स ये आपके 2021 में बहरीन में होंगे। अब 2021 में होंगे तो कुछ और मैं आपको इंपॉर्टेंट खेल बताता हूं जो आपके न्यूज में रहे थे और जो 2021 में ही हुए थे। जैसे कि 2021 में आपके होंगे मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये आपके सर्बिया में होगी, सर्बिया की बेलग्रेड में। पहले ये भारत में होना था लेकिन भारत में कैंसिल हो गया। उसके अलावा 2021 में आपके फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होगा और ये आपका भारत में ही होगा। वैसे तो ये इसी साल नवंबर में होने वाला था लेकिन कोविड-19 के कारण आगे किसका दिया गया। उसके अलावा 2021 में ही आपके बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होगी और ये आपकी स्पेन में होगी। और आपको पता है 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक है अभी इस साल नहीं आयोजित कर रहे हैं कोविड-19 के कारण, इसे अगले साल आयोजित किया जाएगा। और 2021 में ही इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप होगा जो आपके बेल्जियम में होगा। उसके अलावा 2021 में ही आपका जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप भी होगा पुरुषों का, जो आपके भारत में होगा। और 2021 में ही पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप भी होगा, वो भी आपका भारत में होगा। इसके अलावा एक और न्यूज हम लोगों ने पढ़ी थी कि 2021 में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी करेगा। कहां पे? स्विट्जरलैंड के दावोस में। और उसकी थीम उसने रखी थी द ग्रेट रीसेट। तो वो पॉइंट भी याद रखना। बाकी बहरीन की बात है तो ये रहा मैप में बहरीन, कैपिटल इसकी मनामा है, करेंसी है बहरीन दिनार। और बहरीन से आपको याद आया होगा अभी कुछ समय पहले ही बहरीन में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया था। किसको? पीयूष श्रीवास्तव को। राजदूत मतलब एम्बेसडर। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न हमारा बुक से है। क्या है प्रश्न? कि दादा भाई नारोजी की बायोग्राफी जिसका नाम है नारोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसको अभी रिलीज किया गया है। आपको बताना इसके लेखक कौन है, किसने लिखा है इसको? तो आंसर होगा दिनकर पटेल ने। दिनकर पटेल ये इतिहासकार हैं और अभी इन्होंने ही दादा भाई नारोजी की बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है नारोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अच्छा, आपको यहाँ से एक स्टैटिक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ क्योंकि बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यह आता है कि भारत का वृद्ध पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है दादा भाई नारोजी को। और दादा भाई नारोजी ने ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम है निर्धनता और भारत में ब्रिटिश शासन। ये एक महान देशभक्त नेता थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है और राइटर का नाम याद रखना है दिनकर पटेल। बाकी मेघा मजूमदार की बात करेंगे, इन्होंने बुक लिखी थी अ बर्निंग। शोभा डे, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है लॉकडाउन लिएसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज। और मोहम्मद अब्दुल मन्नास, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? बिहाइंड द मास्क कोविड-19। बढ़ते आगे। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर देना कम से कम। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, दिल से बनाते हैं, तो कम से कम एक लाइक जरूर कर देना। और अपने दोस्तों के साथ में या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो प्लीज वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। आपके सपोर्ट करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और जब इंसान मोटिवेटेड फील करता है तो वो और अच्छा काम करता है। फिर है भारत पहली बार किस देश की विजय दिवस परेड के लिए तीनों सेनाओं को भेजेगा? तो आंसर होगा रशिया। तो भारत अपनी तीनों सेनाओं जैसे कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इनको रशिया भेजेगा। तो मॉस्को में होने वाली जो विजय दिवस परेड है उसमें ये सैनिक हिस्सा लेंगे। और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार है जब भारत की तीनों सेनाएं इसमें हिस्सा लेंगी। टोटल भारत से 75 सैनिक जाएंगे, 25-25-25 करके, यानी कि हर सेना से 25-25 होंगे। अब बात यहाँ पे रशिया की है तो ये रहा मैप में रशिया, कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और रशिया के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। और रशिया की संसद को क्या कहा जाता है? रशिया की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। इसके अलावा याद रखना अभी रशिया ने नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग उन, उनको द्वितीय विश्व युद्ध पदक से भी सम्मानित किया था। उसके अलावा 2020 के अंत तक यानी कि इस साल के एंड तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम सैटेलाइट लॉन्च करेगा रशिया।
और रशिया से ही हम S-400 मिसाइल्स भी खरीद रहे हैं। 2025 तक ये हमें हमारी मिसाइलें दे देगा और ये S-400 मिसाइल पाने वाला भारत चौथा देश होगा। इसके अलावा याद रखना, जब भी हम किसी देश से हथियार खरीदते हैं तो किसी बैंक के थ्रू हम उसको पैसे भी तो देंगे, फ्री में थोड़ी ना लेंगे। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि रशिया के हथियारों के लिए जो हम भुगतान करेंगे, तो पहले हम भुगतान करते थे सिंडिकेट बैंक के थ्रू, लेकिन अब हमने बैंक चेंज कर लिया है। अब हम यूको बैंक के थ्रू भुगतान करेंगे। और दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी आपके रशिया ने बनाया था। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तैरता हुआ है उसको नाम दिया था अकाडेमिक लोमोनोसोव। उसके अलावा रशिया ने विश्व के पहले हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अवनगार्ड को भी सेना में शामिल किया था। अच्छा, रशिया से एक नदी का नाम और न्यूज में था, अंबरनया नदी। क्यों न्यूज में था ये नदी का नाम? क्योंकि 20,000 टन डीजल तेल फेल गया था इस नदी में, जिसके कारण व्लादिमीर पुतिन जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। और इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अभी महाराष्ट्र में जो लोनार लेक है, लोनार झील है, उसका रंग भी लाल हो गया था। इसी लोनार झील को क्रेटर झील भी कहा जाता है। और लाल होने का कारण जो अभी तक बताया गया वो है कि जो उसमें लवणता है या बैक्टीरिया, इन सब के कारण इसका रंग लाल हुआ है। हर बार होता है लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हुआ है, ये साफ साफ क्लियर नजर आ रहा है, ऐसा बताया गया। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में जारी अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में एफडीआई प्राप्त करने के मामले में कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 9वें स्थान पे। अब यहाँ पे दो टर्म आ गई। पहले तो देखो एफडीआई मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा समझो, कोई अगर दूसरे देश का कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी भारत में आकर के इन्वेस्ट करती है तो उस इन्वेस्ट को कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाकी अंकटाड की बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म हो गई है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो अब इसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की है और इस रिपोर्ट में बताया है कि भारत 2019 में एफडीआई का नवा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। मतलब सबसे ज्यादा एफडीआई आया है भारत में, इस मामले में ये 9वें स्थान पर है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2018 में भारत में जो एफडीआई है वो $42 बिलियन था और 2019 में ये बढ़कर के $51 बिलियन हो गया। और इस तरह से विश्व में भारत एफडीआई प्राप्त करने के मामले में 9वें स्थान पे रहा। अच्छा, डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी 5 जून को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व $501.70 बिलियन तक पहुंच गया था। और ऐसा पहली बार हुआ था जब हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $500 अरब के पार पहुंच गया था। और इस तरह से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर आ गया था और उसमें टॉप पर था चाइना। तो आप इस चीज को कंफ्यूज मत कर देना, 9वां स्थान और 5वें स्थान से। थोड़ा सा और क्लियर करो इसको। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2019 में, पर्टिकुलर 2019 में जो एफडीआई आया है उस मामले में भारत 9वें स्थान पर है। और जो अभी मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी है, जो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, उसमें बताया गया है कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो $500 अरब के पार पहुंच चुका है। मतलब कितना हो गया है हमारे पास टोटल नेट? $501.70 बिलियन हो गया है। और इस तरह से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है और टॉप पर है चाइना। तो बात आपको क्लियर है? तो एफडीआई मतलब क्या हो गया? जो पैसा आ रहा है। फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार जो हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, जो विदेशों का पैसा आ रहा है वो हम इकट्ठा करते जा रहे हैं और वो इतना भर चुका है अभी तक कि $500 अरब के पार पहुंच गया। मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, यहाँ से एफडीआई से एक और पॉइंट आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी पिछले महीने की ही न्यूज है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें बताया था कि 2019-20 में भारत में सबसे ज्यादा निवेश, सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से आया था? तो सिंगापुर से आया था। कितना? $14.67 बिलियन आया था। और एफडीआई से एक और पॉइंट सुनो, अभी डिफेंस सेक्टर में जो एफडीआई की लिमिट है वो पहले 50% थी, लेकिन अभी उसे बढ़ा करके 74% कर दिया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत कितने स्थान पे रहा है? तो आंसर होगा 43 पे। अच्छा, ये विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक मतलब क्या हो गया? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। और इस साल भी भारत की रैंक 43 रही है, यानी कि पिछले साल भी भारत 43 नंबर पे था। अच्छा, भारत तो 43 नंबर पे है इस साल। टॉप पे कौन है? टॉप पे है सिंगापुर। और इसको जारी किसने किया है? इस सूचकांक को, इस इंडेक्स को जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। और इस इंडेक्स को जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और इसमें यह बताया गया कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा में कम निवेश कर रहा है, इसी कारण से वो अपने रैंक में सुधार नहीं कर पाया। तो भारत तो 43 नंबर पे रहा।
टॉप पे रहा सिंगापुर, सेकंड पे रहा डेनमार्क और थर्ड पे रहा स्विट्जरलैंड। अच्छा, डेनमार्क से एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले ही पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया था, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। उसमें भारत तो 168 नंबर पे था, लेकिन टॉप पे रहा था डेनमार्क। तो वो पॉइंट पे आपको याद रखना है। और ये भी बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने। तो ये हैदराबाद का एक एनजीओ है, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, और इसी ने प्रिंस एल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है। क्यों मिला इसे ये अवार्ड? तो बंजर भूमि के पुनर्वास यानी कि रिहैबिलाइजेशन और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी की महिलाओं ने जो योगदान दिया है ना, उसी के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। अच्छा देखो, यहाँ पे बात एनजीओ की हो गई है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। तो आपको बताना है, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के किस एनजीओ को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया था? वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020, बताओ। तो आंसर होगा सीड्स, SEEDS, मतलब होता है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी। बाकी BRAC की बात करेंगे, ये बांग्लादेश का एक एनजीओ है। और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि वर्ल्ड के टॉप एनजीओ की लिस्ट आई थी, उसमें लगातार 5वें साल ये टॉप पे रहा। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, हमने कहा इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और इसके जो डायरेक्टर का नाम है PV सतीश। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में मुखमल्दकली अबिलगाजिएव, थोड़ा टिपिकल नाम है। तो ये जो भी नाम है, ये प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बताना है ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो आंसर होगा किर्गिस्तान। और अभी इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या नाम है? मुखमल्दकली अबिलगाजिएव। अच्छा, किर्गिस्तान की हम बात कर लेते हैं। अब किर्गिस्तान न्यूज में आ गया तो स्टैटिक प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, जो कोई भी अगर कंट्री न्यूज में आ जाता है तो उसकी कैपिटल करेंसी तो आप कम से कम याद रखो। ये रहा मैप में किर्गिस्तान, कैपिटल इसकी बिश्केक है, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। प्रधानमंत्री जी ने तो इस्तीफा दे दिया, और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इसके प्रेसिडेंट का नाम है सोरोनबाई जीनबेकोव। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश भारत में मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो इसके तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार दिया है। और आपको याद होगा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अभी तक मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार दिया था छत्तीसगढ़ की सरकार ने। इस लॉकडाउन के समय उन्होंने 18,52,000 मजदूरों को रोजगार दिया था, और इसके साथ वो मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बन गया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पहला बन गया है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, कैपिटल इसकी लखनऊ है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। आपके जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यूपी से बताता हूं, जिस कारण से अभी यूपी न्यूज में था। जैसे कि पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा था? आपका यूपी था। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य भी यूपी था, गूगल के साथ। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी आपका बना यूपी। उसके अलावा कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला भी पहला राज्य बना यूपी। उसके अलावा राज्य के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला भी पहला राज्य बना था यूपी। और मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का एक सरकारी अस्पताल है जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये जो सरकारी अस्पताल है, ये पहला सरकारी अस्पताल बना था प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला। उसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रवासन आयोग को शुरू किया, मतलब माइग्रेशन कमीशन की स्थापना की इन्होंने। और उत्तर प्रदेश 800 किलोमीटर लंबी सड़कों को हर्बल सड़कों में बदलेगा, मतलब इसके आसपास जो हर्बल पौधे होंगे वो लगाए जाएंगे, जिनसे दवाई बन सकती है, आयुर्वेदिक दवाई, जैसे कि पीपल का पेड़, नीम का पेड़ वगैरह वगैरह। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड भी शुरू किया था, प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन शुरू की थी, जन सुनवाई पोर्टल भी लॉन्च किया था, आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, अन्नपूर्णा व आपूर्ति पोर्टल भी लॉन्च किया था। और अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना जिन कारण से भी उत्तर प्रदेश न्यूज में था। बढ़ते आगे।
फिर है हाल ही में बेल्जियम में भारत के अगले राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संतोष झा को। तो संतोष झा ये वैसे अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान में भारतीय राजदूत हैं, लेकिन अभी इन्हीं को बेल्जियम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन की बात करेंगे तो शंभू एस कुमारन फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। गायत्री कुमार इंपॉर्टेंट नाम है, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुई है, हाई कमिश्नर। और रविश कुमार फिनलैंड में भारतीय राजदूत बने ये। अच्छा, बेल्जियम की बात कर ले तो बेल्जियम ये रहा मैप में। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल है, और ब्रुसेल में आपको पता है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा, नाटो का हेडक्वार्टर भी आपका यहीं पर है, और एक और है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है। करेंसी यहाँ की यूरो है, और बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी अभी, कौन? सोफी विल्म। तो ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा 2021 में आपके इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप भी होंगे बेल्जियम में ही। इसके अलावा एक स्टैटिक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, कि कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसको जाना जाता है? तो आंसर होगा बेल्जियम को, मतलब यूरोप के युद्ध का मैदान। और बेल्जियम से एक और पॉइंट आपको याद आया होगा, अभी फीफा रैंकिंग आई थी, उसमें टॉप पे रहा था बेल्जियम, और भारत उसमें 108वें नंबर पे रहा था। अच्छा देखो, ये जो प्रश्न है ये हमारा राजदूत को लेकर है, एम्बेसडर को लेकर के। और आपको याद आया होगा, अगर डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको याद आया होगा, मैंने आप लोगों से बोला था कि अभी जनवरी से लेकर के और अभी जून तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एम्बेसडर और हाई कमिश्नर अभी अपॉइंट हुए हैं, जितने भी राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, उनका मैं आप लोगों को ऑडियो बना करके दूंगा। तो मैंने अभी तक सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया है। अभी इतने टाइम से मैं आपका मटेरियल ही तैयार कर रहा था, रेडी कर रहा था, और एक आध दिन में आपको वो ऑडियो मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, और मेरे को अकेले ही सारा कुछ मैनेज करना होता है। मटेरियल भी तैयार करना है, टाइपिंग भी करनी है, रिकॉर्ड भी करना है, एडिट भी करना है, सब कुछ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पहले मैं आपको ऑडियो बना करके दे दूंगा, ताकि आप पहले वो ऑडियो सुन लें, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं उसका वीडियो भी बना करके आपको दे दूंगा। मैं उसके लिए भी आपसे मना नहीं करता हूँ, और उससे तो आपका डबल फायदा हो जाएगा। पहले आप ऑडियो सुन लो, जब आप वीडियो सुनोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, क्योंकि आप उस चीज को सुन चुके हो। तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा वीडियो देखने के बाद, और वीडियो देखने के बाद फिर क्विज भी लगाते रहना, तो सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऑडियो रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, खबरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, और वहां पे सर्च कीजिएगा अपना चैनल क्रैक एग्जाम। वहां पे अपने सारे ऑडियोज आपको मिल जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैं उनका पहले ऑडियो बना देता हूँ, तो वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट ऑडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 17 जून को। तो हर साल 17 जून को ये विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों में मरुस्थलीकरण और सूखे के बारे में जागरूकता फैलाना। और इस बार की इसकी थीम क्या रही? फूड, फीड, फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अभी तक जितनी बार भी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं मैं आपको उस महीने की इंपॉर्टेंट डे रिवाइज कराता हूँ। आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज आपको वीडियो को पॉज करना है, और अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे हमने याद किए हैं वो आपको 1 बाय 1 कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख। फिर है हाल ही में किस आईआईटी ने सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित सिस्टम डेवलप किया है? तो आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर ने। तो अभी आईआईटी खड़गपुर के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे इसे मॉनिटर करने के लिए, मतलब उसकी निगरानी करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सिस्टम तैयार किया है जो लोगों के बीच दूरी पता लगा सकता है। तो लोगों के बीच जब भी सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगी तो ये वार्न कर देगा, एक सिग्नल दे देगा। तो ये तो बनाया है आईआईटी खड़गपुर ने। बाकी आईआईटी हैदराबाद से एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी आईआईटी हैदराबाद ने भी कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सस्ती जांच किट तैयार की है, जिससे 20 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी आईआईटी गुवाहाटी की बात करेंगे, अब इसने फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया था, और आईआईटी रोपड़ ने वार्ड बोट नाम का रोबोट बनाया था। तो अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अभी जनवरी से लेके जून तक जितने भी आईआईटीज आपके न्यूज में थे, जिन भी आईआईटीज ने अभी कोरोना वायरस पे कोई भी पोर्टल या एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, ये वाला, और इसका एक ऑडियो भी बना दिया है जो आपको खबरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो वो भी आप सुन सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में आई सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है? तो
तो आंसर होगा रशिया के पास। तो अभी सिप्री ने न्यूक्लियर वेपन्स पे अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि किस देश के पास कितना न्यूक्लियर वेपन है। तो इसके अकॉर्डिंग रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। कितने हैं? 6375 है। उसके बाद यूएसए के पास है 5800 और उसके बाद है चाइना के पास 320। अच्छा, भारत के पास कितने हैं? भारत के पास है 150। लेकिन आपको बता दूं पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा है, 160 है उसके पास। और अगर बात करें कि टोटल कितने देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो टोटल 9 कंट्रीज के पास है। और वो 9 देश कौन कौन से हैं जिनके पास परमाणु हथियार है? रशिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। सिप्री की बात करेंगे, सिप्री मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, हेडक्वार्टर इसका स्टॉकहोम स्वीडन में है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किस बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है। तो सही उत्तर था ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है, इसे भूल गए हैं इसे लाइक करना, तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।